नमस्कार, आज की बात में स्वागत है। आज सबसे पहले उस परेशानी की बात करेंगे जिससे हम और आप हर रोज दो चार होते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग एक्टिव हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अब हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है और इस पर कब कौन किसे कहां धमकी दे दे, कब कौन गाली देने लगे, कब कौन कीचड़ उछालने लगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और आजकल तो सिर्फ गाली गलौच नहीं होती, ऐसी फेक तस्वीरें, गुमराह करने वाले वीडियोस, नफरत फैलाने वाली पोस्ट वायरल की जाती हैं जिसके कारण समाज में टेंशन हो जाती है, दंगे जैसे हालात बन जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी है कि कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, गाली कौन दे रहा है, इसको पकड़ना भी मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर प्रोफाइल फेक होते हैं। ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों की तस्वीर लगाकर लड़की के नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर लड़कियों से दोस्ती करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना, किसी की मॉक फोटो लगाना, किसी को बदनाम करना, किसी को धमकी देना, भड़काऊ पोस्ट डालना, नफरत फैलाना, यह सब करने से पहले अपराधियों को 100 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि सरकार अब आईटी एक्ट में बदलाव करने जा रही है। जो लोग गड़बड़ी करेंगे उनकी पहचान करके उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा और सजा मिलेगी। अब फेक प्रोफाइल बनाना कानूनी जुर्म हो जाएगा। फर्जी नाम से फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी। इस कानून में क्या क्या होगा, यह कब तक आएगा, इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले यह बताना जरूरी है कि इस तरह का कानून बनाना आज इतना जरूरी क्यों लगता है। असल में सोशल मीडिया पर गाली गलौच और धमकी का शिकार होने वाले आम लोग भी होते हैं और पब्लिक फिगर्स भी और सेलिब्रिटीज भी। और ऐसा नहीं कि गालियां देने वाले, धमकी देने वाले, धोखा करने वाले कम पढ़े लिखे या सिरफिरे लोग होते हैं। विराट कोहली के साथ जो हुआ वो एग्जाम्पल आंखें खोलने वाला है। विराट कोहली की मासूम बच्ची का नाम लेकर धमकी दी गई। अब धमकी देने वाला पकड़ा गया और आज इसकी डिटेल सामने आई। आप जब इसकी प्रोफाइल के बारे में सुनेंगे उसने इस तरह की घटिया हरकत क्यों की तो यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे कि विराट कोहली की मासूम बेटी के बारे में घटिया बातें लिखने वाला आरोपी एक इंजीनियर है? क्या आप यकीन करेंगे कि विराट कोहली की 10 महीने की बेटी के बारे में गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला आईआईटी से पास आउट है? फूल सी बच्ची के बारे में जिस शख्स ने ऐसे शब्द लिखे जिसे बोलने में भी जुबान कांप जाए, वो शख्स एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। आपको इन बातों पर यकीन नहीं होगा और यकीन शुरू में तो पुलिस को भी नहीं हुआ था, यकीन उस शख्स के परिवार वालों को भी नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस के पास सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और इन्हीं के आधार पर हैदराबाद के पास उस शख्स को पकड़ लिया गया जिसने विराट कोहली को धमकी दी थी, विराट की बेटी के बारे में अनसिविलाइज भाषा इस्तेमाल की थी और असभ्यता की सीमा पार की थी। जिस लड़के को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम राम नागेश अकुबथनी है। यह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का रहने वाला है। 23 साल का राम नागेश कोई सिरफिरा, कोई अनपढ़, कोई बेरोजगार नौजवान नहीं है। वो आईआईटी हैदराबाद से पास आउट है। 2 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की। बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में काम करता था और आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इसकी सैलरी हजारों में नहीं लाखों में थी। 24 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर काम करता था। सोचिए, हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी। और यह नौजवान जो विदेश में आगे की पढ़ाई करने के सपने देख रहा था, उसके लिए उसने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाने वाला था, सब कुछ सेटल था। एक परिवार को अपने बेटे से इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। लेकिन पढ़े लिखे इंजीनियर बेटे ने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद फेक प्रोफाइल बनाई, फेक फोटो डाली। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसीलिए सोशल मीडिया प्रोफाइल को इजीली मैनिपुलेट किया और फिर इसने विराट कोहली को, उनकी वाइफ अनुष्का को ट्रोल किया, उन्हें बाकायदा टैग किया, उनकी बच्ची का नाम लिखा और फिर उनके बच्ची के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता। अब मुंबई पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मुंबई लाया जा चुका है, अदालत के सामने पेश भी कर दिया गया है। अब ये अगले 4 दिन मुंबई पुलिस की कस्टडी में रहेगा।
ये आरोपी हैदराबाद के नज़दीक के ज़िले से हमने गिरफ्तार किया है। इसके मामले में परसों हमारे यहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। हालांकि ये जो केस है, जो मैच हुआ था उसके बाद उनकी 9 महीने की छोटी बच्ची के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट वायरल हुआ था। वो बड़े पैमाने पे वायरल हुआ था। इसके बारे में बहुत सारे एनजीओ और महिलाओं ने आपत्ति जताई थी और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने की मांग सोशल मीडिया में और बाकी के प्लेटफॉर्म में भी जताई गई थी। उसको देखते हुए हमने 2 तारीख से इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हम आरोपी तक पहुंच पाए। ये आरोपी जो है वो आईआईटी इंजीनियर है, बहुत पढ़ा लिखा है और ये अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। उसने अपने ट्विटर अकाउंट को बहुत अच्छे तरीके से मास्क किया था ताकि लोग उसके तक पहुंच ना पाए। ये मैच के बाद गप्पिस्तान रेडियो करके और एक ट्विटर अकाउंट है जो अभी डीएक्टिवेट हो चुका है। ये गप्पिस्तान रेडियो का फॉलोअर है और वहाँ पे मैच के बाद 2 गुटों में जो चर्चा चल रही थी इसमें वो सहभागी हुआ था और उसमें ये गप्पिस्तान रेडियो का फॉलोअर होने के बाद उस ट्विटर फाइट में सहभागी होने के बाद उसको गुस्सा आया और उसमें अपने अकाउंट में जाके रात में ये ट्वीट किया। सुबह उसको जब पता चला उसका ट्वीट बहुत वायरल हो चुका है तो डर के मारे उसने पूरे के पूरे जितने भी उसके ट्विटर अकाउंट है वो सब डीएक्टिवेट कर दिए थे। क्योंकि विराट कोहली की बेटी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर पूरे देश में नाराजगी थी। बहुत सारे संगठनों ने इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने की, इस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की थी। मुंबई के अलावा दिल्ली पुलिस को भी शिकायत भेजी गई थी, इसलिए एक्शन तेजी से हुआ। अब सवाल है कि एक पढ़े लिखे लड़के ने इस तरह की हरकत क्यों की? उसकी विराट कोहली से क्या दुश्मनी थी? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया उस दिन सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, हार पर टीम को कोस रहे थे, लेकिन इस लड़के को भारत की हार का गम नहीं था। राम नागेश विराट कोहली से इसलिए नाराज था क्योंकि कोहली ने मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को गले लगाकर जीत की बधाई दी थी। पूरी दुनिया में विराट कोहली के इस जेस्चर की तारीफ हुई, यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। लेकिन इस लड़के को यह बात बुरी लगी कि हार के बाद विराट ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को बधाई क्यों दी, उसे गले क्यों लगाया। इसी नाराजगी में उसने विराट की बेटी के खिलाफ बहुत ही घटिया और बेहुदा कमेंट लिखा। और हिम्मत देखिए, इस कमेंट के साथ उसने विराट और अनुष्का दोनों को टैग भी किया। क्योंकि यह कमेंट विराट और अनुष्का की टाइमलाइन पर आ गया था इसलिए इसकी चर्चा हो गई। और चूंकि मामला तेजी से चर्चा में आया, इस पर रिएक्शन आने लगे, तो ये लड़का डर गया। उसने अपना ट्विटर अकाउंट और सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। हालांकि आज जब ये लड़का पकड़ा गया तो उसने अपनी गलती भी मान ली। जब क्रिकेट मैच के बाद जब गप्पिस्तान रेडियो के अकाउंट पे ट्वीट जो है उसके ऊपर जब डिबेट शुरू हुई तो दोनों तरह के ट्वीट्स चल रहे थे और जिसमें दोनों साइड से लोग बोल रहे थे। तो उस डिबेट का ये भी एक हिस्सा था और उसमें गुस्से में आके फिर इसने अपने अकाउंट में आके लेट नाइट ये ट्वीट किया। अब भी उसको कुछ रियलाइज हो रहा है गिरफ्तारी के बाद? शुरुआती पूछताछ में ऐसा कुछ बात निकल कर आई कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है जिस तरह से उसने धमकी दी थी, और क्या सेक्शंस लगाए गए? ये ऑफ कोर्स उसने जब उसको हिरासत में लेके आए तब उसने उसका इंटेंशन ये नहीं था ऐसा बताया और उससे गलती हुई है ये मान लिया है। और अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि उसको आईआईटी का लड़का है, उस ज़िले में वो फर्स्ट आया था तो उसका बहुत ही ब्राइट अभी तक का रिकॉर्ड है वो रहा है और उसने गुस्से में आके ये गलती की, ये उसने मान लिया है। इसमें हमने 354 और आईटी एक्ट के जो सेक्शन है 67 इसके तहत ये जो एफआईआर है वो दर्ज करवाई है और इस केस की आगे की तहकीकात जो है वो जारी है। और लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था उसके चलते केस दर्ज किया गया? महिला संगठनों ने भी जो है वुमेन कमीशन ने भी शिकायत दी थी, उसके बाद एफआईआर हुई थी, या फिर विराट कोहली या अनुष्का शर्मा की तरफ से कोई शिकायत आई थी, उनके परिवार की तरफ से कोई शिकायत आई थी तब एफआईआर हुई? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ तो 2 तारीख से ही हमने इसका जो इंक्वायरी है ये चालू किया था क्योंकि बहुत सारे महिला संगठन ने भी इसके बारे में अपना आक्षेप जो है वो दर्ज किया था। और उसके बाद हमारे यहाँ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जो मैनेजर है उनसे भी कंप्लेंट आई तो उनके कंप्लेंट के जरिए हमने सोमवार को ये एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस का कहना है कि अब राम नागेश को अपनी गलती का एहसास है, वो पुलिस हिरासत में कोऑपरेट कर रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि राम नागेश कोई सीरियल ऑफेंडर नहीं है। इस घटना से पहले, इस दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट से पहले उसके खिलाफ पुलिस में कोई मुकदमा नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। राम नागेश अपने जिले का टॉपर था, लेकिन अब एक ट्वीट की वजह से सलाखों के पीछे है। लेकिन ये घटना उसके पिता के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं है। राम नागेश का परिवार हम्बल बैकग्राउंड से है। पिता श्रीनिवास मेडक जिले की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फिटर का काम करते हैं। वो कंपनी जो भारतीय सेना के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है। छोटी सी सैलरी में बेटे को पढ़ाया लिखाया, दिन रात मेहनत करके अपना पेट काट कर बेटे को IIT हैदराबाद में एडमिशन दिलवाया। बेटा भी इंजीनियर बन गया, लेकिन बेटे ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उसका भविष्य खराब हो गया। पिता के सारे सपने टूट गए। असल में जैसे इंडिया पाकिस्तान से मैच हारा तो अलग अलग ग्रुप्स पर इस टॉपिक पर चर्चा होने लगी। पुलिस का कहना है कि राम नागेश उसी के बाद से कई ग्रुप्स में ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था, और जो ट्वीट उसने किया वो उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसके गुस्से को दिखाता है। राम नागेश जब तक कमेंट को डिलीट करता तब तक ट्वीट वायरल हो चुका था। इसे कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। इसी के बाद से राम नागेश को पकड़े जाने का डर सताने लगा और वो फिर अपनी पहचान को छुपाने के लिए लाख कोशिश करता रहा। फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, फेक प्रोफाइल बनाए ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके, और आखिर में उसने ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार हो गई। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के पुलिस के जॉइंट एफर्ट से राम नागेश पकड़ा गया। विराट कोहली के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में रोज ऐसे लाखों केस होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पाता क्योंकि न तो कानून सख्त है और न ही हमारा सिस्टम इस तरह के क्राइम्स को डील करने के लिए इक्विप्ड है। लेकिन यह तो साबित हो चुका है कि वक्त के हिसाब से अपराध और अपराध का दायरा बदल रहा है, इसलिए कानून में भी वक्त के हिसाब से बदलाव तो करना पड़ेगा। अगर इस वक्त सोशल मीडिया पर कोई भद्दे, आपत्तिजनक, ऑब्सीन कमेंट्स करता है, भड़काऊ पोस्ट डालता है, नफरत फैलाता है, तो उसके खिलाफ 20 साल पुराने IT एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है। लेकिन 20 साल पहले जब यह कानून बना था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था। उस वक्त चिट्ठी पत्री का जमाना था, अब ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। अब पोस्ट बॉक्स वाले जमाने के कानून तो नहीं चल सकते, इसलिए सरकार ने कानून में बदलाव का फैसला किया है। 2001 से जो IT एक्ट लागू है उसे रीड्राफ्ट किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा उन एरियाज को पूरी तरह कवर करने की कोशिश होगी जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई बेहुदा, कोई आपत्तिजनक कमेंट करता है तो उसे बचने का मौका ना मिले, वो ट्रैक हो जाए, ट्रेस हो जाए। दूसरे लफ्जों में कहें तो कमेंट करके भागने का मौका न मिले। अगर फेक आइडेंटिटी, किसी और की फोटो लगाकर कमेंट हुआ तो उसकी रियल टाइम लोकेशन और इंफॉर्मेशन सब कुछ विद इन एक टाइम फ्रेम के अंदर रिवील हो सके। नए IT कानून के तहत ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट की भाषा भी तय होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है यह भी तय किया जाएगा ताकि कोई भी शख्स ऑनलाइन किसी को धमका ना सके, किसी को परेशान न कर सके। अगर फोटो मॉर्फ कर दी, किसी लड़की की फोटो लगा दी, तो फिर इसके लिए भी क्लियर गाइडलाइंस होंगी और फिर इसके लिए सजा भी निर्धारित की जाएगी। असल में सरकार को दखल देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तमाम तरह की हिदायतों और सुझावों के बाद भी प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रही है। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यह जिम्मेदारी है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भद्दे, अश्लील कमेंट्स और नफरत फैलाने वाले कमेंट्स या नफरत फैलाने वाले वीडियोस को या किसी को बदनाम करने के लिए पोस्ट किए गए पोस्ट से ना हो, वो कंपनियां इनको लेकर ज्यादा फिक्रमंद दिखाई नहीं दी। और यह बात इन्हीं कंपनियों में काम करने वाले लोग बताते हैं। फेसबुक के एक इंटरनल स्टाफ ने हेट स्पीच को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस शख्स ने बताया कि साल 2018 से लेकर 2020 के बीच भारत में हेट स्पीच को लेकर कई कंसर्न सामने आए, लेकिन तब फेसबुक के सीनियर ग्लोबल ऑफिशियल्स ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें फेसबुक के एक डेटा साइंटिस्ट ने यूएस की एजेंसी के सामने कही। और चिंता की बात यह भी है कि अब एक बार फिर
भड़काऊ कंटेंट और हेट स्पीच जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं और इन्हें हैंडल करने में फेसबुक की इनेबिलिटी दिखाई दे रही है। इन्हीं सारी बातों के बैकड्रॉप में आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनमें हेट क्राइम, फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों के खिलाफ असरदार सेफगार्ड्स होने चाहिए, सिक्योरिटी चेक्स होने चाहिए और इसीलिए सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर सरकार ने जो आईटी रूल्स तय किए थे वो इसी दिशा में एक नया कदम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स के मामले में भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे देश में फेसबुक के 34 करोड़ यूजर हैं, इंस्टाग्राम पर 14 करोड़ इंडियंस के अकाउंट हैं, ट्विटर पर करीब 2.25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। कुऐप जो भारतीय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके पास भी 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। अब ये फिगर्स देखकर बताने की जरूरत नहीं कि हर दूसरा आदमी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है। ट्विटर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। हर सरकारी डिपार्टमेंट, हर अफसर फेसबुक पर है, ट्विटर और व्हाट्सएप पर है। व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से बिजनेस भी हो रहा है, सियासत भी हो रही है, शादियां भी हो रही हैं और अपराध भी हो रहे हैं। आपको याद होगा कि दशहरे के दिन बांग्लादेश में पूजा पंडालों को तोड़ा गया, जलाया गया, मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया, हिंदुओं को मारा गया। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था और ये सब सिर्फ एक फर्जी फेसबुक पोस्ट के कारण हुआ। किसी ने फैला दिया कि पूजा पंडाल में कुरान का अपमान हुआ, लोगों ने बिना सोचे समझे यकीन कर लिया और दंगा हो गया। इस तरह की कई घटनाएं हमारे देश में होती हैं। गाजियाबाद में एक मुसलमान की दाढ़ी काटने वाला फर्जी वीडियो फेसबुक पर डाला गया, जिसके कारण टेंशन हो गई थी। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के लाल किला मार्च से ठीक पहले कई भड़काऊ पोस्ट वायरल हुए थे, लोगों को उकसाया गया था। कुछ दिन पहले असम पुलिस के अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर, एनक्रोचमेंट की कार्रवाई को लेकर आधे अधूरे वीडियो डाले गए, जिसमें यह दिखाया गया कि पुलिस कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट कर रही है। कुछ वीडियो जानबूझकर वायरल किए गए। इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। इसी तरह की हरकतें हाल फिलहाल त्रिपुरा में भी रिपीट की गई। इससे चाहे हेट क्राइम हो, फेक न्यूज हो, साइबर बुलिंग हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, इन्हें रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत तो है। देश में नफरत फैलाने वालों को रोकने के लिए आईटी रूल्स को एक बार फिर अपडेट किया जाना जरूरी है। मुश्किल है कि कुछ लोग अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गड़बड़ पोस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर समाज को बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए पोस्ट डालते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए करते हैं, जानबूझकर दूसरों को बदनाम करते हैं। और आजकल तो राजनीति में भी एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल होता है। कानून में बदलाव से इस तरह की हरकतों पर लगाम लगेगी। अगर आप किसी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर वो फैक्ट, वो तस्वीर, वो वीडियो सही है, इसकी गारंटी आपको देनी होगी, आपको वेरीफाई करना होगा, वरना एक्शन आपके खिलाफ होगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को यही निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में जो दावे किए हैं, जो फोटो डाले हैं, उन्हें वेरीफाई करें। अदालत में एफिडेविट फाइल करें कि वो सारे तथ्य सही हैं। असल में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ जो केस फाइल किया है, आज उस पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से एफिडेविट फाइल करने को कहा। ज्ञानदेव वानखेड़े की तरफ से यह मांग की गई है कि नवाब मलिक को ट्विटर पर उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाने और डॉक्यूमेंट पोस्ट करने से रोका जाए। हाईकोर्ट ने गैग ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन नवाब मलिक से कहा कि वो हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करें कि उन्होंने वानखेड़े परिवार के खिलाफ अब तक जो भी आरोप लगाए वो सब सही थे, वेरीफाइड थे। कोर्ट ने वानखेड़े परिवार से भी एफिडेविट फाइल कर यह बताने को कहा कि नवाब मलिक के जो आरोप लगाए हैं, नवाब मलिक ने जो कुछ कहा है वो गलत क्यों है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात को मानती है कि ऐसा करना गलत है। वैसे नवाब मलिक ड्रग केस में रोज नए दावे कर रहे थे, लेकिन आज वो सवालों से भागते दिखे। नवाब मलिक को देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस ने डेफेमेशन का नोटिस भेजा है।
अमृता फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक ने उनके बारे में जो 3 ट्वीट किए हैं वो डेफेमेटरी, मिसलीडिंग और मेलाइनिंग यानी अपमानजनक, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। इसलिए या तो नवाब मलिक बिना देर के इन ट्वीट्स को डिलीट करें, 48 घंटे के अंदर बिना शर्त माफी मांगे या फिर क्रिमिनल डेफेमेशन की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक ने कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी, जिसमें ये दोनों लोग जयदीप राणा नाम के शख्स के साथ दिखाई दे रहे थे। नवाब मलिक का आरोप था कि जयदीप राणा एक ड्रग पैडलर है और उसने ही उस म्यूजिक वीडियो में पैसे लगाए जिसे अमृता फडणवीस ने गाया और देवेंद्र फडणवीस ने भी उस पर एक्ट किया था। अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक को मानहानि का जो नोटिस भेजा है उनमें भी उन ट्वीट्स की फोटो लगाई गई है जिन पर उन्हें एतराज है। ज्ञानदेव वानखेड़े और अमृता फडणवीस के डेफेमेशन के केस में नवाब मलिक आरोप साबित कैसे करेंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि नवाब मलिक की तरफ से भी काउंटर केस किया गया। नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने देवेंद्र फडणवीस को डेफेमेशन नोटिस भेजा है। समीर खान ने देवेंद्र फडणवीस पर झूठे आरोप लगाने, मेंटल टॉर्चर और हैरेस करने का इल्जाम लगाया और इसके बदले में 5 करोड़ का मुआवजा मांगा। असल में 1 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि एनसीबी ने जब समीर खान को गिरफ्तार किया था उस वक्त समीर खान के घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। इसी को लेकर नवाब मलिक के दामाद ने देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है। आप सोचिए, मुद्दा ड्रग्स का था, ड्रग्स की बरामदगी का था और कहां से कहां पहुंच गया। ड्रग्स के केस में कानूनी केस अदालत में चल रहा है, कोर्ट में सबूतों के आधार पर फैसला हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए जब एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम शुरू हुआ तो गंदगी कितनी फैल गई। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर, उसका अपनी मर्जी से मतलब निकालकर इल्जाम लगाए गए। अब यह मामला भी अदालत में है, सुनवाई होगी, तारीखें लगेगी, सालों साल केस चलेगा और फिर अचानक आरोप लगाने वाला माफी मांगकर केस को खत्म करने की गुजारिश कर लेगा। इस केस में भी बाकी केसेस की तरह देर सवेर यही होगा, लेकिन इस तरह के हजारों केस होते हैं। इस तरह के मामलों से अदालत का वक्त बर्बाद होता है। जो लोग वाकई में न्याय के लिए भटक रहे हैं उनका इंतजार और लंबा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गलत इल्जाम लगाने वाले को कोई कठोर सजा भी नहीं मिलती। इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के उपयोग पर, उस पर डाले गए कंटेंट के मामले में कानून तो जरूरी है, जिससे किसी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले, फोटो डालने से पहले, झूठे इल्जाम लगाने से पहले लोग 10 बार सोचें। फर्जी वीडियो डालकर किसी को बदनाम करने से पहले डरें। हालांकि एक बात और है, कानून बनाने से सोशल मीडिया की दिक्कत तो दूर हो जाएगी, लेकिन जो लोग आजकल किताबों में कंट्रोवर्शियल बातें लिखकर माहौल खराब करते हैं उन्हें कैसे रोका जाएगा। और आज ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की एक बुक कल लॉन्च हुई थी और आज उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, क्योंकि इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कंपेयर कर दिया। सलमान खुर्शीद ने अयोध्या के मुद्दे पर किताब लिखी है। किताब राम जन्मभूमि विवाद पर है। करीब 300 पेज की इस किताब में एक चैप्टर है द सैफरन स्काई। इस चैप्टर के एक पैराग्राफ में सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था उसे कट्टर हिंदुत्व ने किराने लगा दिया। सभी मानकों के मुताबिक इसका एक राजनीतिक रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा हाल के वर्षों में इस्लामी जिहादी ग्रुप आईएसआईएस और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। सलमान खुर्शीद की 300 पन्ने की किताब की इन्हीं लाइनों पर विवाद हो गया। साधु संतों ने नाराजगी जताई, राजनीतिक दलों ने कांग्रेस से किनारा किया, लेकिन सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अपनी बात कहने का हक है। जिन लोगों को लगता है कि किताब में कुछ गलत लिखा है तो वो लोग अपनी किताब लिखते हैं। मेरी मूल भावना है कि हिंदू मुसलमान एकता हो, राइट। ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ एकता की बात क्यों हो रही है। हमने इतनी मशक्क़त की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हमें एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो। ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत पूरी किताब में बताएं ना। वो ये कहें कि
पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफ़ा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है। हमारे साथ है, मुझे नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी, अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख। ये बात सही है कि देश में सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, अपनी राय रखने की आज़ादी है और सलमान खुर्शीद को भी पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर राय किसी वर्ग के बारे में, किसी धर्म के बारे में, मजहब के बारे में, जाति के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में हो तो जिम्मेदार लोगों को लिखने या बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सवाल यह, क्या सलमान खुर्शीद नहीं जानते ISIS क्या है? क्या सलमान खुर्शीद नहीं जानते कि बोको हराम को पूरी दुनिया में किस रूप में देखा जाता है? क्या हिंदुत्व की तुलना ऐसे संगठनों से करना ठीक है? मैं आपको उस आतंकवादी संगठन बोको हराम के बारे में बताता हूं जिससे सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना की है। बोको हराम अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। वो मुसलमानों को वेस्टर्न कल्चर अपनाना हराम या प्रतिबंधित बताता है। इस संगठन की नजर में चुनाव में वोट देना, शर्ट पैंट पहनना भी हराम है। जो भी व्यक्ति बोको हराम का फरमान नहीं मानता, ये लोग उसे सरेआम मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। यह संगठन छोटी छोटी सैकड़ों लड़कियों को स्कूलों से किडनैप कर लेता है, उनका निकाह अपने लड़कों से करवा देते हैं। जो लड़कियां इनकार करती हैं उन्हें जान से मार डाला जाता है। बोको हराम ने नाइजीरिया में कई भयंकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। जब 2002 में कट्टरपंथियों ने बोको हराम बनाया था तब वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करता था, लेकिन 2009 में उसके आतंकवादियों ने हमले करके देश पर कब्जा करने का अभियान छोड़ दिया। बोको हराम के आतंकवादी हमलों में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 2014 में इस संगठन ने 200 से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को अगवा किया था। यह आतंकवादी संगठन 2000 से ज्यादा बच्चों को किडनैप कर चुका है। यह आतंकवादी रात के वक्त गांव पर हमला करते हैं और पूरे के पूरे गांव को जिंदा जला देते हैं। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें गोली मारकर फिर से आग में फेंक देते हैं। ये महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब ऐसे हैवानों से, ऐसे राक्षसों से हिंदुत्व की तुलना करने पर विवाद तो होगा, और यही हुआ। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद की किताब में लिखी बातों को कांग्रेस की साजिश करार दिया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा हिंदुओं का अपमान है, इसे हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? यह मुद्दा ऐसा है जिस पर कांग्रेस के सहयोगी दल भी साथ छोड़ गए। महाराष्ट्र में अब तो शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करने पर शिवसेना ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। शिवसेना की प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को हिंदुत्व के बारे में पढ़ना चाहिए, हिंदुत्व को समझना चाहिए। बिना जानकारी के इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, ये हिंदुओं का अपमान है। उन्होंने हिंदुत्ववादी संगठनों को आईसिस से कंपेयर किया है। अब सलमान खुर्शीद को मैं सलाह देना चाहूँगी कि हिंदुत्व क्या है उसके बारे में ज़रा पढ़े, जानकारी ले, और कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कहीं बम विस्फोट किया है, किसी वर्ल्ड टावर पे उन्होंने अटैक किया है, या इस प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां उनकी है,
इसका अभ्यास करें। सलमान खुर्शीद इनकी वक्तव्य का इन्होंने जो लिखा है उस किताब में, उसका मैं निषेध करती हूँ। सलमान खुर्शीद ऐसी बात कहें तो आश्चर्य होता है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर बहुत शानदार रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, माइनॉरिटी लीडर के रूप में, इस्लामिक स्कॉलर के रूप में खुर्शीद ने बहुत काम किए, अच्छे काम किए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने अपनी किताब में इतनी कंट्रोवर्शियल बात क्यों लिख दी। वैसे तो पूरी किताब में 300 पेज हैं, लेकिन उन्होंने हाईलाइट किया सिर्फ एक पेज। क्या इसका कोई पॉलिटिकल मतलब है? क्या कोई एजेंडा है? क्योंकि सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगले कुछ महीनों में यूपी में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या उन्होंने इस मकसद से अभी से अपनी किताब से कंट्रोवर्सी खड़ी शुरू की? यही वजह है कि कई सेंट्रल मिनिस्टर्स भी कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर सवाल उठा रहे हैं। सलमान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो जिस पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर उनको सिखाया गया है कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ और सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश करो। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि इस तरह के अब फार्मूले एक्सपायर कर चुके हैं। अगर उन्हें लगता है कि हिंदुत्व को गाली दे करके, संघ को गाली दे करके, बीजेपी को गाली दे करके कांग्रेस की जो जमीन बची खुची है भी कहीं नहीं है, मुझे मालूम नहीं, उसको जो है वो कुछ सुरक्षित कर लेंगे, तो उसका और बंटाधार करेंगे। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा वो उनके अपने विचार हैं, उन्हें अपने विचार रखने का हक है। लेकिन मेरा भी यह मानना है कि हिंदुत्व के बारे में उनके विचार सही नहीं है। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से करना सिर्फ हिंदुओं का नहीं, भारत की मिलीजुली संस्कृति, भारत के परंपराओं का अपमान है। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं, देश के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े वकील हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसलिए यह मानना तो मुश्किल है कि सलमान ने गलती से हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करती होगी। सलमान खुर्शीद जानते हैं कि कंट्रोवर्सी होगी, इसीलिए इस एक पैराग्राफ को हाईलाइट भी किया गया। अच्छी बात यह कि कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी यह कहा कि हम हिंदुत्व की विचारधारा से भले ही सहमत ना हो, लेकिन हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से करना फैक्चुअली गलत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि किताब की चर्चा हो जाए, किताब बिक जाए, इसके लिए ये जानबूझकर गलती की गई, जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सलमान खुर्शीद को किताब बेचकर पैसे कमाने या पब्लिसिटी कमाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा, इसी तरह की गलती सलमान खुर्शीद ने बाटला हाउस एनकाउंटर के समय की थी। उस वक्त यूपी में इलेक्शन हो रहा था। 2012 में एक रैली में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आजमगढ़ के लड़कों को कांग्रेस इंसाफ नहीं दिलवा पाई। एनकाउंटर में जब मुस्लिम लड़के के मारे जाने की खबर सोनिया गांधी ने सुनी तो रो पड़ी थी। बस सलमान खुर्शीद के इसी बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कॉर्नर कर दिया था। अब फिर यूपी में इलेक्शन सिर पर है और एक बार फिर सलमान खुर्शीद ने फिर से वही गलती कर दी है। अनजाने में गलती एक बार हो सकती है, बार बार ये गलती कैसे हो सकती है? तो इस बार फिर बीजेपी सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर कांग्रेस को कॉर्नर करेगी। इधर दिल्ली में सलमान खुर्शीद की किताब पर कंट्रोवर्सी हो रही है और सलमान खुर्शीद कहां हैं? आज वो कासगंज में थे। कासगंज में एक मुस्लिम नौजवान अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। इस पर यूपी में सियासत हुई। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी तक सब बोले। सुबह से यह चर्चा थी प्रियंका गांधी अल्ताफ के परिवार वालों से मिलने जा सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी तो नहीं गई, उन्होंने सलमान खुर्शीद को कासगंज भेजा। अल्ताफ की मौत पर यूपी में सियासत कैसे हो रही है इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले यह बता दूं कि पुलिस कस्टडी में अल्ताफ के केस में आज क्या डेवलपमेंट हुआ। 22 साल के अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में मौत मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस के रोल पर शक पहले से था। सवाल यह उठ रहे हैं कि 2.5 फीट ऊंचे नल के पाइप से लटककर कोई फांसी कैसे लगा सकता है। कल अल्ताफ के परिवार वालों ने भी इल्जाम लगाए थे, लेकिन कल शाम को अल्ताफ के पिता की चिट्ठी सामने आई, फिर वीडियो सामने आया जिसमें उसने कहा कि उसके बेटे ने फांसी लगाई थी, वो पुलिस की जांच से संतुष्ट है। लेकिन आज अल्ताफ के पिता ने
पुलिस पर उल्टा इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उससे खाली पेपर पर साइन करवाए थे, उसके बेटे की हत्या हुई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं। मुझसे साइन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने साइन कर दिया। बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ कि इंसाफ हो। और जो मुझे पंडित के जो लड़के ने जो मैं चौकी से मुझे धमकी दी गई थी कि सच सच बता दे और नहीं तेरे बच्चे का मैं सर काट दूंगा मैं, तो उन्होंने वो जो कहा उन्होंने सच कर दिया और करके दिखा दिया। मैं चाहता हूँ मेरे लिए इंसाफ मिले पुलिस शासन के मौजूदगी में। और ये मेरे बच्चे का सारा काम, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी। अल्ताफ की मां फातिमा बेगम ने भी कहा कि कल पुलिस ने जैसा कहा वैसा कर दिया था, लेकिन हकीकत यही है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। पुलिस वालों ने बेटे को मारा है, इसलिए पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। उस टाइम मुझे तो होश नहीं था, मेरे आदमी को घेरे घेरे फिर रहे थे। जिस लोगों सब लोगों ने जो कह दी हुई ऐसे कर दो वैसे ही कर दी होगा। मेरा आदमी इतना सीधा है, वो तो इतनी पुलिस थी कि सब कोई देख के हपड़ी गायब हो गई था। मैं तो बेहोश पड़ी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ, मुझे आप सब इंसाफ दिलवाओ। हत्या की गई थी, हत्या है उसकी। 3 फुट की टंकी से कौन फांसी लगा सकता है, आप सोच सकते हैं। हालांकि कल शाम को अल्ताफ के पिता ने कहा था कि पुलिस ने उसके बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बेटे को बचाया नहीं जा सका। अल्ताफ के पिता ने पुलिस को क्लीन चिट दी थी। मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जब मैंने उसको देखने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। ये सही है कि अल्ताफ की मौत के केस में कल ही 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया था, और शाम को जब अल्ताफ के पिता की चिट्ठी और फिर उनका बयान आया तो पुलिस पर ही उंगलियां उठी। पुलिस की छवि ऐसी है जिससे लोगों को यह कहने में संकोच नहीं हुआ कि पुलिस ने प्रेशर डालकर अल्ताफ के पिता से बयान दिलवाया था। आज यही बात अल्ताफ के पिता ने कह दी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अल्ताफ की मौत के केस की जांच के आदेश दिए, लेकिन यूपी में इलेक्शन का माहौल है, इसलिए अल्ताफ की मौत सियासी मसला हो गया। कांग्रेस लीडर्स का एक डेलीगेशन तो कल रात ही अल्ताफ के घर पहुंच गया था। आज प्रियंका गांधी ने सलमान खुर्शीद की लीडरशिप में एक डेलीगेशन को फिर से कासगंज भेजा। एफआईआर सबसे पहले रजिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद आगे कार्रवाई कैसे होगी, कितनी होगी, किसको करनी है, उसके बाद वो आगे अवश्य देखा जाएगा। आज ये समय जो है इन सारी तफसील की बातों का नहीं है। मैं हमदर्दी दिखाने आया था और ये बताने आया था कि कानूनी कार्रवाई में जो कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम सब दिलाएंगे। इस बात को हम सुबह से कह रहे हैं। मुझे खास तौर पर यहाँ भेजा गया ये बताने के लिए कि कानूनी कार्रवाई में कोई कोताही ना हो, कोई कमी ना रहे। जो कुछ करने की जरूरत होगी वो हम करके देंगे, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने भी यूपी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने नल की फोटो ट्वीट करके लिखा, यूपी में रोजाना इसी तरह की घटिया स्क्रिप्ट लिखी जाती है। 2 फीट के नल से 5.5 फीट के इंसान को लटका दिया। इसके बाद आज मुजफ्फरनगर की एक रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की ठोको नीति का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्यारी हो गई है, इसलिए कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 है। जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा उसका असर क्या हुआ? क्योंकि यूपी में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुलकर मुसलमानों के हक की बात करते हैं। अल्ताफ की मौत पर भी ओवैसी ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी कोसा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियां मुसलमानों का हक मार लेती हैं। ओवैसी ने कहा कि गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी की मौत पर अखिलेश यादव उसके घर गए थे, लेकिन अखिलेश अल्ताफ की मौत पर संवेदना जताने नहीं आए। गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत हुई, हम उसका कंडेम किए और कंडेम करते रहेंगे। मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए। बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत चाहने वाले, आपके अखिलेश ने क्या किया? गुप्ता साहब के घर गए और कहा, बहन ये 21 लाख का चेक है, ये 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर वो मुसलमान है तो उसने खुद से खुदकशी कर ली, अगर वो मुसलमान है तो खुद से खुदकशी कर ली और उसके बाद से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है। एक नौजवान की मौत सियासी मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मरने वाला हिंदू था या मुसलमान, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक लड़के की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, थाने में मौत हुई है और इस तरह से मौत हुई है कि साफ दिखता है कि गड़बड़ है। इसलिए जांच तो गहराई से होनी चाहिए। लड़के के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी पुलिस वाले दोषी उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर इसी मकसद से सभी पार्टियों के नेता अल्ताफ के घर जाते तो ठीक रहता, लेकिन हकीकत है कि नेता इंसाफ के लिए नहीं, वोट के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी सियासत होगी उतना इंसाफ मिलने में देरी होगी। हकीकत यह है कि बीजेपी को हिंदुओं के वोटों की अगर चिंता है तो अखिलेश यादव को अब मुसलमानों के वोटों की चिंता है। वो पिछड़ों के वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज उनकी रैली में अल्लाह और मल्लाह की बात हुई। आज समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया। यूपी में कश्यप समाज की आबादी 25 लाख से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से यूपी में कश्यप वोटर की हिस्सेदारी 1% से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन पश्चिम यूपी और रुहेलखंड के इलाकों में कश्यप वोटर की संख्या ज्यादा है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं की कई असेंबली सीट ऐसी हैं जिस पर कश्यप वोटर्स की संख्या ज्यादा है। हार जीत में उनका अहम रोल हो सकता है। इसीलिए अब हर पार्टी कश्यप समाज को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लगी है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की ओबीसी यूनिट की कमान राजपाल कश्यप को दी है। क्योंकि कश्यप समाज के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आज मुजफ्फरनगर में गए कश्यप सम्मेलन में अखिलेश यादव ने नौकरी की बात की। कहा, योगी सरकार ने तो कश्यप समाज के नौजवानों को नौकरी नहीं दी, लेकिन अगर उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले कश्यप समाज की सभी मांगे पूरी करेंगे। बताओ, कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे
कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत हैं, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों, तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। अखिलेश की रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटी। भीड़ देखकर समाजवादी पार्टी के नेता एक्साइटेड हो गए। एक नेता ने दावा कर दिया कि अखिलेश के साथ मुसलमान पहले से हैं, अब मल्ला भी अखिलेश के साथ हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की जीत तय है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है और पूर्ण मोहब्बत के साथ आ रही है। और यह भी बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो, आप लगाइए कि जब बरसात आती है, जब बरसात कहीं आ जाती है तो क्या कहा जाता है कि अल्लाह बचाए या मल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्लाह है, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अब तक यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन हो रहे थे, लेकिन अब कश्यप सम्मेलन की शुरुआत हुई। बीजेपी ने भी अब अपनी 30 अक्टूबर को लखनऊ में कश्यप सम्मेलन किया था। तो छोटी छोटी जातियों को जोड़ने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव साथ साथ मुस्लिम वोटर्स को जुटाने में भी कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट कर रही है। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को बीजेपी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन के दौरान अन्नपूर्णा योजना के साथ साथ अन्नपूर्णा देवी की भी बात करेगी। असल में 160 पहले काशी के विश्वनाथ मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को कनाडा से वापस लाया गया है। आज ये मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई। अब यूपी सरकार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को 19 जिलों में घुमाते हुए काशी विश्वनाथ ले जाएगी। आज एक भव्य आयोजन के साथ इस प्रतिमा को, मां अन्नपूर्णा की देवी की मूर्ति को यूपी सरकार के मंत्रियों को सौंप दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मौजूद थे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कासगंज पहुंच चुकी है। यह मूर्ति 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी और 15 तारीख को काशी में योगी आदित्यनाथ खुद देवी मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो लोग मूर्ति घुमाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि पहले की सरकारों ने देश की धरोहरों को वापस लाने के लिए क्या किया था। आज से पहले बहुत सारे चुनाव हुए, कोई और क्यों नहीं लाया? ला सकते थे ना, नहीं लेके आए। जिस प्रकार से घड़ा रिसता है और उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही देश की धरोहर हजारों के हिसाब से इस देश से बाहर गई है और कोई प्रयास नहीं हुआ उसको रिट्रीव करने का, वापस लाने का, बल्कि लोग मिले हुए थे उसको बाहर भेजने में। ये वापस काशी की रानी अपने क्षेत्र में जा रही है, काशी क्षेत्र में जा रही है, जहां पर उसी मंदिर में जहां से इनको चुराया गया था, वहां पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सब काम प्रधानमंत्री जी के रहते संभव हो पाया है और मुझे लगता है कि हर वोट और हर व्यक्ति की मन की आशा की जो उम्मीदें थी, उनको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा यूपी सरकार को सौंपे जाने पर योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और योगी ने बताया कि 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।